नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भौतिक भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा के अंतर्गत हम भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं और आज हम नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे कि नदी जब बहती है तो अपने साथ किस प्रकार की स्थलाकृति बनाती है, वहाँ पे किस प्रकार के दृश्य हैं जो नज़र आते हैं। सबसे पहले हम देखें कि नदी क्या होती है और उसमें किस प्रकार के वो पैटर्न वहाँ डेवलप होंगे। तो इसमें दो प्रकार के होंगे, एक अपरदनात्मक और दूसरा होगा निक्षेपणात्मक, यानी कि उसके अपरदन से बनने वाली स्थलाकृतियाँ नदी के जल से और नदी के जल के साथ जो मलबा है प्रवाहित हो रहा है उसके निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियाँ। तो नदी हम देखें कि जिसे अंग्रेजी में रिवर कहा गया है, तो भू सतह पर अगर किसी निश्चित मार्ग में प्रवाहित जल राशि है उसे हम नदी कहते हैं। यानी कि निश्चित दिशा में जब जल राशि प्रवाहित हो रही है तो वो इट मीन्स कॉल रिवर। यहाँ पे चार चित्र आपको नज़र आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत नंबर 1 गॉर्ज है, नंबर 2 कैनियन है। गॉर्ज थोड़ा सा गहरा है बजाय कैनियन के। दूसरी तरफ कठोर चट्टानों के ऊपर से जो पानी गिर रहा है वो जल प्रपात है। आगे का चित्र हम देखें तो जहाँ नदी बह रही है उसके साथ प्राकृतिक तटबंध हैं, तो उन्हें हम प्राकृतिक तटबंध कह रहे हैं। और अगले चित्र में हम देखें तो यहाँ पे नदी के गले का सकरा होना, बाढ़ के समय सीधा मार्ग और गोखुर झील बन जाना। ये कटा हुआ पार्ट जो है जहाँ बाढ़ के समय पानी पहुँच जाता है लेकिन फिर वो पानी छूट जाता है, वो है गोखुर झील। अगला चित्र हम देखें तो यहाँ से पानी जब बह रहा है तो यहाँ छोटे छोटे गड्ढे हैं, इन गड्ढों में पानी जमा हो रहा है, इसे हम छिप्रिकाएँ कहते हैं। ये टेढ़ी मेढ़ी इस आकार में नदी जब प्रवाहित हो रही है इसे नदी विसर्प कहते हैं। यहाँ से जब पानी उतरता है नीचे तो यहाँ जो मात्रा में भारी मलबा ये जमा है, मोटे मोटे टुकड़े छोटे छोटे, इसे जलोढ़ शंकु कहते हैं। और इस जलोढ़ शंकु में ही जब और छोटे मटेरियल जमा हो जाते हैं इससे आगे तो वो जलोढ़ पंख है। और समुद्र के किनारे पर जब नदी विभिन्न धाराओं में बढ़ जाती है और निक्षेपित पदार्थ को यहाँ छोड़ देती है उसे हम डेल्टा कहते हैं। ये नदी के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ जो इस चित्र में नज़र आ रही हैं उनको हम देखेंगे आज। सबसे पहले हम देखें तो अपर्दन का जो प्रोसेस है उसमें बहता जल, भूमिगत जल, सागरीय तरंग, हिमानी और पवन आते हैं। ये सारे जो कारक हैं वो किसी भी भाग पे एरोजन अपर्दन करते हैं। आज हम नदी के प्रक्रम की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। तो कोई नदी अपनी सहायक नदियों समेत जिस क्षेत्र का जल लेकर आगे बहती है वह स्थान प्रवाह क्षेत्र, यानी जहाँ से नदी प्रवाहित हो रही है वो प्रवाह क्षेत्र या नदी द्रोणी या जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। जिस पर्टिकुलर एरिया से, जैसे उदाहरण के लिए गंगा जो है हिमालय पर्वतमाला से निकली हुई है और हिमालय का जो क्षेत्र है वह जहाँ से गंगा मैदानों में आ रही है, तो मैदानों से ऊपर वाला जो पार्ट है जहाँ से गंगा नदी पानी ले रही है वो पूरा एरिया उसकी नदी द्रोणी है, प्रवाह का क्षेत्र है, जल ग्रहण का क्षेत्र है। एक नदी द्रोणी दूसरी नदी द्रोणी से जिस उच्च भूमि द्वारा अलग होती है उसे जल विभाजक कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे हम देखें कि एक ऊंचा सा पार्ट है और एक रिवर यहाँ प्रवाहित हो रही है, एक रिवर यहाँ, तो ये बीच वाला जो पार्ट है वो जल विभाजक है। जैसे हम राजस्थान का उदाहरण लें तो अरावली पर्वत श्रेणी और इसके उत्तर में उच्च भूमि सिंधु और गंगा द्रोणियों के जल को विभाजित करती है। नदी अपने ढालों के अनुरूप बहती है। बहते हुए जल द्वारा कुछ निम्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसमें सबसे पहले हम देखें तो हमने देखा हुआ है कि बी आकार की घाटी। नदी द्वारा जब पर्वतीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर काट के कारण गहरी और संकीर्ण और बी आकार की घाटी का निर्माण होता है, इसमें दीवारों का जो ढाल है, दीवारों का जो ढाल यहाँ नज़र आ रहा है आपको, वो तीव्र होगा, उत्तल होगा और आकार के अनुसार इन घाटियों को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं।
सबसे पहले हम गॉर्ज या कंदरा, जहाँ सेलें कठोर होती हैं, वहाँ बी आकार की गहरी और सकरी घाटी होती है। नदी की ऐसी गहरी सकरी घाटी जिसके दोनों किनारे खड़े हों, कंदरा वह गॉर्ज कहलाती है। जैसे सिंधु द्वारा निर्मित सिंधु गॉर्ज, सतलज नदी द्वारा निर्मित शिप्किला गॉर्ज, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित दिहांग गॉर्ज। ये बिल्कुल बहुत नीचे तक इस प्रकार से गहरा होता है। यहाँ पे देखिए आप, ये बी आकार की घाटी नजर आ रही है, ये नदी है। तो ये कठोर रॉक्स हैं इधर, और इनका अपर्दन करके ही ये बी आकार की घाटी है जो नदी ने बनाई है। दूसरा है कैनियन। ग्रैंड कैनियन का उदाहरण हम देखें तो पिछले वीडियो सीरीज में हमने उस पर वीडियो बनाया हुआ है। वो अमेरिका के अंदर है कि जब किसी पठारी भाग में सेलें आड़ी तिरछी हो जाएं और वर्षा भी कम हो तो उस स्थान पर बहने वाली नदी की घाटी बहुत गहरी और तंग होती है। ऐसी गहरी तंग घाटी को हम कैनियन या आई आकार की घाटी कहते हैं, जैसे अमेरिका का कोलोराडो नदी पर निर्मित ग्रैंड कैनियन। फिर देखें हम वाटरफॉल। अभी हमने चित्र में देखा कि जहाँ पे इस प्रकार से कठोर रॉक्स होती हैं, वहाँ पानी अगर बह रहा है तो वो ऐसे गिरेगा नीचे, और नीचे जब गिरेगा तो वो ही क्या है, जल प्रपात है। यूं जब नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल से अत्यधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जल प्रपात कहते हैं। इसका निर्माण असमान अपर्दन, भूखंड में उत्थान और भ्रंश कागारों के निर्माण आदि के कारण होता है। जैसे विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जो वेनेजुएला का साल्टो जल प्रपात है, उत्तरी अमेरिका और कनाडा का नियाग्रा जलप्रपात, दक्षिण अफ्रीका में जिम्बाब्वे की जाम्बेजी नदी पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात, लुआलावा नदी पर स्थित स्टैनी जलप्रपात, सांगपो नदी पर स्थित हिडेन प्रपात एंड पोटोमेक नदी पर स्थित ग्रेट प्रपात, न्यू नदी पर सेंट स्टोन प्रपात, कोलंबिया नदी पर स्थित सेलिलो प्रपात। और भारत में इंडिया को देखें पर्टिकुलर, तो यहाँ पे जो कर्नाटका है उसमें शरावती नदी पर स्थित जोग या गढ़सप्पा जलप्रपात जो 260 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा नर्मदा नदी का धुआंधार जलप्रपात 9 मीटर ऊंचा है। तो सुवर्ण रेखा का हुंडरू जलप्रपात 97 मीटर ऊंचा है। यानी कि जलप्रपात जो है वो ऐसी जगह बनेगा कि जहाँ पे नदी जो अपर्दन कर रही है ऊपर से, लेकिन अगर उसके नीचे कठोर रॉक्स आ जाएगी तो नदी का पानी उसके ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा, और वो ही क्या है, जल प्रपात है। यहाँ पे देखिए आप, ये पानी है जो नीचे की तरफ जा रहा है, और ये जलप्रपात का दृश्य है जिसमें ये कुछ कठोर चट्टानें हैं जो पानी से नहीं कटी हैं, धीरे धीरे कटेंगी, लेकिन तब तक ये दृश्य हमें नजर आएगा जलप्रपात का। नेक्स्ट है जलोढ़ शंकु। जब नदियां पर्वतीय भाग से निकलकर समतल प्रदेश में प्रवेश करती हैं तो चट्टानों के बड़े बड़े अवसाद पीछे छूट जाते हैं। देखिए यहाँ से नदी प्रवेश कर रही है और अपने साथ जो ऊपर से बड़े बड़े पत्थर बहा के ला रही है उनको ज़्यादा दूर नहीं ले जा पाती, और पर्वत के नीचे जो भाग है उसमें ये इकट्ठे हो जाते हैं। इन अवसादों से बनी आकृति जलोढ़ शंकु कहलाती है, और विभिन्न जलोढ़ शंकुओं के मिलने से वहाँ पे जो प्रदेश बनेगा उसे भावर का प्रदेश कहते हैं, जहाँ पे इन बड़े बड़े पत्थरों के नीचे नदियाँ कई बार विलुप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट है एलुवियल फैन, जलोढ़ पंख। पर्वतीय भाग से निकलने के पश्चात नदियों के अवसाद दूर दूर तक फैल जाते हैं, जिससे पंखनुमा मैदान का निर्माण होता है, जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। और कई जलोढ़ पंखों के मिलने से गिरिपाद मैदान या तराई क्षेत्र का निर्माण होता है। जलोढ़ पंख की चोटी के पास नदी कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है जो गुम्फित नदी कहलाती है, और नदी द्वारा जलोढ़ पंख का निर्माण नदी की तरुणावस्था के अंतिम चरण तक तथा प्रौढ़ावस्था के प्रथम चरण का परिचायक है। यहाँ पे देखिए ये जलोढ़ पंख की आकृति आपको नजर आ रही है, ये नदी के द्वारा निर्मित है। और नेक्स्ट है नदी का विसर्ग।
जिसे हम जानते हैं कि जब नदी इस प्रकार से बहती है तो ये विसर्प है, और अगर पानी यहाँ छूट जाए तो ये गोखुर झील हो जाएगी। मैदानी क्षेत्रों में नदियों का क्षैतिज अपर्दन अधिक सक्रिय होने के कारण नदी की धाराएं दाएं बाएं बल खाती हुई प्रवाहित होती हैं, जिसके कारण नदी के मार्ग में छोटे बड़े मोड़ बन जाते हैं। इन मोड़ों को ही नदी का विसर्प कहते हैं। ये जो मोड़ है, विसर्प जो है एस आकृति का होता है, यूं, और नदियों का विसर्प बनाने का कारण अधिक अवसादी बोझ होता है। ये इसका रीज़न है कि जो उसके अंदर मटेरियल जो है अपर्दन होकर ज़्यादा बह रहा है, वो अवसाद ज़्यादा है, तो वहाँ पे इस प्रकार से नदी बहेगी। नेक्स्ट है वो लेक गोखुर झील। जब नदी अपने विसर्प को त्याग कर सीधा रास्ता पकड़ लेती है, तब नदी का अवशिष्ट भाग गोखुर झील या छाड़न झील कहलाता है। यहाँ पे देखिए ये अपर्दन हो रहा है, तो इधर मटेरियल जब यहाँ इस यू आकार की जगह पे जमा तो निक्षेपण हो गया। फिर ये नदी विसर्प, दूसरा नदी विसर्प का निर्माण, तीसरा पूर्ण विकसित नदी विसर्प ये वाला। चौथा हम देखें कि विसर्प का अलग होना, धीरे धीरे पानी की मात्रा जब घटेगी तो ये टुकड़ा अलग हो जाएगा, और लास्ट में इसमें जब पानी भरा रहेगा तो ये गोखुर झील के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार नदी के विसर्प से गोखुर झीलों का विकास हो जाता है। आगे का हम देखें तो वो है तटबंध की प्रवाह के दौरान नदियां अपर्दन के साथ साथ बड़े बड़े अवसादों का किनारों पर निक्षेपण भी करती हैं, जिससे किनारों पर बांधनुमा आकृति का निर्माण हो जाता है। इसे प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। फ्लडप्लेन बाढ़ का मैदान की मैदानी भाग में भूमि समतल होती है, अतः जब नदी में बाढ़ आती है तो बाढ़ का जल नदी के समीपवर्ती समतल भाग में फैल जाता है। इस जल में बालू तथा मिट्टी मिली हुई रहती है, और बाढ़ के हटने के बाद यह मिट्टी वही जमा हो जाती है। मिट्टी के निक्षेपण से संपूर्ण मैदान जो है समतल और लहरदार प्रतीत होता है। इस प्रकार के मैदान जो हैं जलोढ़ मिट्टी के मैदान होते हैं, और ये बड़े ही उपजाऊ मैदान होते हैं। उत्तर भारत में इनकी अधिकताएं है। ये भी दो प्रकार के हैं, खादर और बागर। लास्ट हम देखें तो लास्ट वाला जो पार्ट है नदी का वो है डेल्टा कि निम्नवर्ती मैदानों में ढाल कम होने, अवसादों की अधिकता होने से नदी की जो परिवहन शक्ति है, ट्रांसपोर्टन की जो पावर है वो घट जाएगी, क्योंकि अब वहाँ पे जो भाग है वो ढलान कम पड़ जाएगी, तो वो अपने साथ जो मटेरियल लाई है उसे वहाँ छोड़ देती है, और इस अवसादी जमाव से वहाँ पे डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो ये हैं नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। थैंक यू।